बच्चों, क्लास 12th समाजशास्त्र में हम लोगों का लेसन चल रहा था जनसांख्यिकीय संरचना। तो इसमें कल हमने माल्थस का सिद्धांत पढ़ा था और आज हम लोग मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को किसी सार्वभौमिक नियम के आधार पर नहीं कहा है। इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में अति जनसंख्या का वास्तविक कारण उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादक वर्ग जनसंख्या वृद्धि पर किसी भी तरह का नियंत्रण लगाने का प्रयत्न नहीं करता है। जनसंख्या जितनी अधिक होती है, पूंजीवादियों को उत्पादन के लिए उतनी ही कम मजदूरी पर लोग उपलब्ध हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि बेरोजगारी जो है, इसके द्वारा पूंजीपति जो हैं इसका लाभ उठाते हैं और जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए कार्ल मार्क्स ने किसी प्रकार के नैतिक संयम या कृत्रिम अवरोध का सुझाव नहीं दिया है। इनका मानना है कि समाजवादी व्यवस्था में जब सामूहिक उत्पादन प्रणाली की स्थापना होगी, तब लोगों की आय में वृद्धि होने, आर्थिक साधनों के वितरण की असमानता दूर होने और रहन सहन की दशाओं में सुधार होने से जनसंख्या वृद्धि अपने आप कम हो जाएगी। तो इन्होंने जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत इसे कहा है। तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है? अब इसके बारे में हम लोग जाने कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जिसे बदलती हुई दशाओं में अधिक व्यवहारिक माना जाता है, तो उसे संक्रमण जो है यह एक ऐसी दशा है, संक्रमण एक ऐसी दशा है जो बदल रही होती है या स्थिर नहीं होती। तो जनसंख्या से संबंधित जो दशाएं हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन की इच्छा तथा प्रवास आदि में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो इन्होंने जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को किसी समाज के सामाजिक तथा आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के आधार पर स्पष्ट किया है। कहा है कि नोटिस्टीन ने विशेष योगदान दिया है इसमें, जिसके कारण उन्हें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक के रूप में माना जाता है। तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है, इसके जनक का नाम है नोटिस्टीन। इन्होंने यूरोप में 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लोगों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया और उसी के आधार पर जनसांख्यिक शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला
कि समाज का जैसे जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होता है उसमें जन्म दर भी कम होने लगती है। तो इसका ये मतलब हुआ तो जो उन्होंने सर्वेक्षण किया था 20वीं शताब्दी में यूरोप का, तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इसका विकास उन्होंने देखा और उसके बाद उसमें जन्म दर भी कम होने लगा। तो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों से जुड़ी होती है। तो विकास के प्रत्येक चरण में जनसंख्या वृद्धि का एक विशेष रूप जो है वो क्या है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण माने गए हैं। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या है? पहला चरण है कि जिसमें किसी समाज की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना बहुत पिछड़ी हुई होती है। तो ऐसे समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है और इस अवस्था में लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बहुत नीचा होता है और लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिलता। तो समाज में निरक्षरता भी अधिक होती है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो पालन पोषण होता है उस पे कम व्यय किया जाता है और कम आयु में विवाह का प्रचलन होने से लोगों को संतान को जन्म देने के लिए एक लंबा समय मिल जाता है। तो इस चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, अधिक होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। और अब है दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में एक संक्रमणकालीन अवस्था के बारे में कहा है कि इस अवस्था में सामाजिक आर्थिक विकास आरंभ हो जाने के कारण लोगों की आय में वृद्धि होने के साथ ही उन्हें संतुलित आहार मिलने लगता है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर कम होने लगती है और इस अवस्था में उसके बाद जो है जन्म दर, इसमें कोई कमी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बच्चों के जन्म से संबंधित सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो मनोवृत्तियों में अधिक परिवर्तन नहीं हो पाता, तो जन्म दर ऊंची रहती है और मृत्यु दर कम हो जाती है। तो इस अवस्था से संबंधित समाजों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो जब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है तो इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के शुरू में जनसंख्या तेजी होने वाली वृद्धि का जो है यही कारण माना गया है। तो भारतीय समाज जो है इसी अवस्था से संबंधित है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मृत्यु दर में बहुत गिरावट आई है। जन्म दर को कम करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और अब है हमारा
तीसरा चरण। तो तीसरा चरण क्या है कि किसी समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। तो ऐसे समाज में क्या होता है कि अधिक आयु में विवाह करने के कारण लोगों को संतान को जन्म देने के लिए कम समय मिलता है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से अधिकांश लोग छोटे परिवार को पसंद करने लगते हैं। स्त्रियां अधिक बच्चों के पालन पोषण के लिए तैयार नहीं होती हैं और अधिक बच्चों के पालन पोषण के लिए तैयार नहीं होती हैं क्योंकि सामाजिक सुरक्षाओं के कारण बुढ़ापे में भी लोग संतान की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं। तो पारिवारिक बंधन क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ऐसी दशाओं के बीच मृत्यु दर क्या होगी, कम होने लगेगी और जन्म दर भी कम होने लगेगी। तो इससे जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जाएगी। जैसे फ्रांस, इटली और जापान, इन देशों की इसके मुख्य उदाहरण है ये। तो अब इन तीनों चरणों के द्वारा जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वह किसी भी समाज में जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह एक जैविकीय तथ्य नहीं माना जा सकता। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि तथा इसमें जुड़ी हुई दूसरी दशाओं को सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर ही समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, जनांकीय का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंध। जनांकीय का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंध। तो इसमें क्या है कि जनांकीय संरचना जो है इससे संबंधित प्रक्रियाएं जो हैं वह औपचारिक जनांकीय जिसे कहा जाता है। इसके द्वारा क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुषों के अनुपात, जीवन अवधि आयु संरचना, ये सब जो हैं इसी तरह एक दूसरे जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए कहे गए हैं। तो जो सामाजिक जनांकीय जिसे कहा जाता है वह समाजशास्त्र के लिए, सामाजिक जनांकीय का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया गया है। तो सामाजिक जनांकीय अध्ययन से जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, परिवार, शिक्षा, रीति रिवाज, वर्ग संरचना, विवाह और नातेदारी, इन सबको प्रभावित होती है इससे। तो इसमें भी कुछ उन्होंने बताया था, तो ये हमारा हेडिंग ही था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो अब आइए पहला हम लोग लेते हैं इसमें सामाजिक जीवन से संबंध। सामाजिक जनांकीय जो है जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों से इसे अलग नहीं समझा जा सकता, क्योंकि किसी भी समाज की सामाजिक दशाएं जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण
सिद्ध होती हैं या महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो वो क्या महत्वपूर्ण योगदान देती हैं? पहला है समाज की संरचना को बनाने में, परिवार व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, नातेदारी, व्यवहार के नियम और विश्वास, इनका होना आवश्यक है। तो जब संयुक्त परिवारों की जगह एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ती है तो परिवार का आकार छोटा होने लगता है। भारत में देखा जाए तो आज जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की जो दशाएं हैं उनमें सुधार होने के साथ जो मध्यम वर्ग का प्रभाव है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? प्रवास संबंधी दशाओं में परिवर्तन होने लगा। तो विवाह से संबंधित प्रथाओं में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। जैसे देखा गया कि 1955 में जब हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई तो समाज में जन्म दर जो है वह तेजी से कम होने लगी। और अब दूसरा है इसमें सामाजिक मूल्यों का भी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज के मूल्यों के अनुसार जब तक बड़े परिवार और अधिक पुत्रों को मान्यता दी जाती रहेगी तब तक जनसंख्या वृद्धि पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। और अब तीसरा है कि जिन समूहों और वर्गों में शिक्षा अधिक है वहाँ जीवन स्तर में सुधार होने से जीवन अवधि बढ़ रही है और जन्म दर में कमी हो रही है। तो उसी तरफ नगरों की मलिन बस्तियों और कुछ विशेष समुदायों में शिक्षा की कमी होने के कारण अधिक बच्चों को जन्म देने को बुरा भी समझा जाता है। और चौथा है कि व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर जाकर बस रहे हैं तो परिवार का बड़ा आकार लोगों के सामने जीवन यापन की गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि इससे क्या हो रही है? रुक रही है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह अपने परिवार का लालन पालन स्वयं कर रहा है। तो ये था सामाजिक। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन से संबंध। तो आर्थिक जीवन से संबंध के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि, इन्होंने इस दोनों बातों को कि आर्थिक व्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि जो है इसको उन्होंने इसमें समझाया आर्थिक जीवन में। उन्होंने यह कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो लोग पूंजी का संचय कर लेते हैं उनके लिए जनसंख्या का बढ़ना उनके हित में होता है और जनसंख्या के बढ़ने से उन्हें श्रम सस्ते दाम पर मिलने लगता है और दूसरी ओर मजदूरों का वेतन कम होने और उनके स्वास्थ्य का स्तर क्या है वह गिरने से जन्म दर में वृद्धि होती है। उनका कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि कुछ विशेष आर्थिक दशाओं का परिणाम होती है और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तरह यह सही भी नहीं है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर
जनसंख्या को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है। और दूसरे आधारों पर जनसंख्या की विशेषताओं पर आर्थिक जीवन के संबंध के बारे में उन्होंने कहा है। तो इनका आर्थिक जीवन से संबंध में इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। तो पहला माल्थस ने कहा है, पहला पॉइंट है इनका कि इस विचार को, जो माल्थस का विचार है, इस माल्थस ने जो गणितीय और ज्यामितीय क्रम बताया है, तो इन्होंने कहा यह विचार उनका सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की तुलना में खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत कम होता है और खाद्य उत्पादन का संबंध उत्पादन की नई प्रविधियों और खेती संबंधी नए ज्ञान से है। जैसे जैसे शिक्षा और विज्ञान का विकास हो रहा है, खाद्य उत्पादन में होने वाली वृद्धि भी जनसंख्या के अनुपात में कम नहीं है। उत्पादन के नए ढंग जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। और फिर दूसरा इन्होंने कहा है कि देश के साधनों का उपयोग से, देश के साधनों का जो तर्कपूर्ण रूप है, इसके उपयोग करने से जनसंख्या से जुड़ी हुई समस्याएं कमज़ोर होने लगी हैं और वर्तमान युग में नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से देश का आर्थिक विकास होने के साथ परिवहन के साधनों का विकास हुआ, तो जनसंख्या में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि जनसंख्या की परंपरागत विशेषताओं में भी परिवर्तन सामने आने लगे। और तीसरा है अब जनसंख्या का आर्थिक जीवन से संबंध। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमारी अनेक आर्थिक समस्या जनसंख्या वृद्धि का कारण है। सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन के द्वारा जैसे जैसे आर्थिक समस्याओं का समाधान होने लगता है, जनसंख्या संबंधी संरचना भी बदलने लगती है। तो ये आर्थिक जीवन से संबंध हुआ। और अब हम लोग आते हैं तीसरा जो था इनका, सांस्कृतिक जीवन से संबंध। तो सांस्कृतिक जीवन से संबंध का मतलब है कि भारतीय समाज एक परंपरागत समाज है और ये बहुत प्राचीन काल से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का लोगों के व्यवहारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार बच्चों की अधिक संख्या कभी एक सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखी गई है और परंपरागत रूप से बुजुर्गों द्वारा नए दंपतियों का 7 पुत्रों का माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया जाता था। तो इन मूल्यों में जनसंख्या को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दूसरे क्षेत्रों में सांस्कृतिक विशेषताओं और जनसंख्या की संरचना के संबंध में है। तो इसमें भी कुछ उन्होंने पॉइंट दिए हैं, तो आइए उन पॉइंटों के बारे में। पहला पॉइंट क्या कहा है सांस्कृतिक जीवन से संबंध में, कि प्रत्येक व्यक्ति बचपन से जिन सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है उसी से उसके विश्वासों और व्यवहारों का रूप निर्धारित होता है। तो भारत में विभिन्न रीति रिवाजों और नातेदारी व्यवस्था भी ऐसे सांस्कृतिक कारक रहे हैं जिन्होंने वैयक्तिक जीवन की जगह सामूहिक जीवन को अधिक महत्व दिया है। तो इसका परिणाम इससे क्या हुआ है कि परिवारों का आकार जो है वो बड़ा होना एक गौरव का विषय माना जाता था।
फिर दूसरा है, परंपरागत रूप से भारतीय समाज में शिक्षा केवल किसको थी? ब्राह्मण वर्ग को इसका अधिकार था। तो समाज का 85% से अधिक हिस्सा सांस्कृतिक नियमों के अनुसार शिक्षा से वंचित हो गया। तो हमारी जनसंख्या संबंधी जो समस्या थी वो इसी का परिणाम मानी गई। फिर तीसरा है कि भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना व्यक्ति को अपने जन्म स्थान, व्यवसाय और जाति से इस तरह से बांध के रखा कि कोई व्यक्ति अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की बात न सोच पाए। तो इससे विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व एक दूसरे से बहुत भिन्न हो गया। तो इन सांस्कृतिक जीवन से संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करती हैं और इन्हीं दशाओं के संदर्भ में जनसंख्या विशेषताओं की विश्लेषण इस सामाजिक जनांकिकी कहते हैं। तो सामाजिक जनांकिकी जो है वो किसी भी समाज की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को समझने के लिए वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को समझना आवश्यक है। और अब इसमें हम लोग देखेंगे भारत में जनसंख्या नीति। भारत में जनसंख्या नीति जो है यह स्वतंत्रता के बाद 1952 में, तो स्वतंत्रता के बाद सन 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो प्रारंभ में इस कार्यक्रम को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। सन 1961 में जब जनगणना होनी प्रारंभ हुई तो जनगणना के अनुसार जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी तो सन 1966 में एक पृथक परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई। तो फिर भी सरकार को अधिक सफलता इसमें प्राप्त नहीं हो पाई। तो सन 1971 की जनगणना से यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर तेजी से बढ़ता गया। तो इस दशा में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए, तो देश का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसके फलस्वरूप अप्रैल 1976 में एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, अब इसके बारे में आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में जब यह प्रावधान किया गया कि परिवार नियोजन से संबंधित सभी तरह की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई।
माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने को महत्व दिया गया अधिक, और महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया गया। तो जब यह व्यवस्था की गई कि लोगों को जनसंख्या से संबंधित शिक्षा दी जाए तथा प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों के परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने की अधिक से अधिक प्रेरणा दी जाए, तो इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गई। तो जब यह नीति लागू हुई तो भारत में आपातकाल इमरजेंसी लागू किया गया। तो इस दशा में उन सभी दंपतियों को लक्ष्य दंपति घोषित कर दिया गया जिनके 3 संतानें थीं। तो ऐसे सभी दंपतियों के लिए बंध्याकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस नियम का उल्लंघन करने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी जाती थी। तो इस उत्पीड़न की घटनाओं में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जब इमरजेंसी के बाद 1977 में फिर से चुनाव हुए तो भारत में पहली बार जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो 2 वर्ष बाद ही कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। तो जब फिर से वो सत्ता में आ गई तो वर्ष 1981 में जनसंख्या नीति में संशोधन करके इसे देश के सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयत्न किया गया, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम देकर और इसके लिए कई साधनों की व्यवस्था की गई। इसके बाद वर्ष 1991 में की जनगणना से यह देखा गया कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि में कोई कमी नहीं आई है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो इसमें क्या था, जो पुरानी जनसंख्या नीति जब अधिक व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुई तो वर्ष 2000 में एक नई जनसंख्या नीति बनाई गई। तो 2000 में जो नई जनसंख्या नीति बनाई गई तो उसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इस नीति में उन उद्देश्यों को शामिल किया गया जिनसे लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर, जीवन अवधि और विवाह की आयु में सुधार लाया जा सके। तो इस नीति में जो 2000 वाली थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, तो इस नीति में जो है 3 उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया गया। तो वो 3 उद्देश्य क्या थे? पहला था तात्कालिक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में था कि गर्भ निरोधक तरीकों का विस्तार करने के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना। और फिर दूसरा था अल्पकालिक उद्देश्य। ये 2000 से 2010 तक जन्म दर में लगातार कमी करना। और फिर तीसरा था दीर्घकालिक उद्देश्य। तो दीर्घकालिक उद्देश्य जो था, इस योजना में विभिन्न उपायों के द्वारा वर्ष 2045 तक
जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर बिंदु तक लाना, जिसमें देश का तेजी से आर्थिक विकास किया जा सके। तो जनसंख्या की इस नीति, ये तो 3 हो गई हमारी, तात्कालिक उद्देश्य, अल्पकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। अब देखेंगे कि जनसंख्या की नीति में जो 14 उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया, इनमें माताओं और शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना और 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देना, बच्चों का टीकाकरण करना, अधिक आयु में विवाह करने को प्रोत्साहन देना, संक्रमित बीमारियों की रोकथाम करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करना तथा बच्चों के जन्म के समय माताओं की मृत्यु दर में कमी लाना, ये इसके प्रमुख थे। तो इस नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। तो इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जबकि विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं में और अन्य संसदों और विधायकों सहित 100 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। तो इस आयोग का काम नई जनसंख्या नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना और विभिन्न कमियों को दूर करते हुए संबंधित विभागों को उचित निर्देश देना। उचित निर्देश देना, यह परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा भारत में जनसंख्या वृद्धि में इससे कमी अवश्य हुई, लेकिन इसका मुख्य कारण स्वतंत्रता के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ना है। जिन व्यक्तियों का जीवन स्तर नीचा है, उनमें जन्म दर को कम करने से अधिक सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही, लेकिन इधर 7-8 वर्षों में इस नीति के अनुसार निर्धारित उद्देश्यों में बहुत सीमित सफलता प्राप्त हुई है और वर्ष 2000 तक जनसंख्या वृद्धि को 2% तक लाना भी की कल्पना की गई थी। तो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या की गुणवत्ता भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या का शिक्षा और आर्थिक विकास से घनिष्ठ संबंध तो है, लेकिन जब तक समाज के दुर्बल वर्गों के सभी बच्चों को शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी जनसंख्या नीति सफल नहीं हो पाएगी। तो जनसंख्या नीति को सफल बनाने के लिए दुर्बल वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना और लोगों की मनोवृत्तियों को बदलना जरूरी है। तो एक राष्ट्र के रूप में सभी समुदायों के लिए समान कानून होना जरूरी है। हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी एक विवाह का कानून होना जरूरी है। चीन की तरह भारत में सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए परिवार का अधिकतम आकार निर्धारित करना आवश्यक है। तो इन वर्तमान दशाओं में बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और कुछ और भी देश हैं जो भारत में अवैध ढंग से प्रवास को रोकना जरूरी है। सरकार चाहे किसी भी दल को वोट की राजनीति में छोड़कर सभी के लिए
ये जरूरी है कि किसी भी समुदाय की सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं को राष्ट्रीय हित कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। केवल इन्हीं प्रयत्नों से भारत की सामाजिक जनांकिकी को अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने ये राष्ट्रीय नीति के बारे में पढ़ा और अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक रहेगा साक्षरता। अब इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।